तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्माहट बढ़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में अगर विपक्ष जातीय समीकरणों को साध रहा है तो बीजेपी को अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कार्ड पर भरोसा है। पहले चरण के चुनावों से पहले विकास का एजेंडा जितना चमकाना था चमक चुका है। विपक्ष जिस लकीर को खींचकर बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनौती दे रहा है, उसी लकीर को आगे बढ़ाकर अब बीजेपी विपक्ष पर हमले कर रही है। उत्तर प्रदेश के महादंगल में पहली जंग से पहले शाह और योगी इसी राष्ट्रवाद के एग्रेसिव रणनीति के साथ जमीन पर उतर चुके हैं। जो लोग प्रदेश में केरला के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता। अब पर्देदारी नहीं है, अब कोई छुपा ढका वार नहीं है, अब कोई लाग लपेट नहीं है। यूपी की सबसे बड़ी सियासी जंग का पर्दा अब उठ चुका है। जिन मुद्दों से कल तक यूपी के रण में विकास वाले एजेंडे को कसा जा रहा था, अब वो मुद्दे फिसल कर पर्दे के पीछे जा चुके हैं और विपक्ष की बिछाई धर्म और जाति की बिसात पर बीजेपी खुलकर आ चुकी है, अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परचम के साथ। आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। मित्रों, अगर राष्ट्र प्रेम धर्म है तो धर्म की इसी रणनीति पर कस रही है योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश की सियासत। तो याद तो करना पड़ा समाजवादी सुल्तान का वो जिन्ना प्रेम जो कई महीने पहले मंच से वोट बैंक को साधने के लिए बांटा गया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। दरअसल यूपी में समाजवाद का तंबूरा अब तक दो ताल पर बजता रहा है, एम और वाई। लेकिन किसान आंदोलन के बाद समाजवादियों ने एक और सुर कसा, ओ और जे, यानी गैर यादव ओबीसी और जाट। और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? क्या मंदिर निर्माण हो रहा है तो मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? समाजवाद के धर्म और जाति के वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट बीजेपी को शाह और योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दिखती है। 2014 में सिद्ध हुआ शाह का ये फॉर्मूला कहता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ही जाति और मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी वाली सियासत को शिकस्त दी जा सकती है। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो है ही, तुष्टीकरण पर वार, हिंदुत्व का उभार और मुगलों से संघर्ष। कि हमारा अपना नाता तो 650 साल पुराना है। आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, तो ये हमारा नाता है। ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पश्चिम के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। रही सही कसर ऐसे भड़काऊ बयान पूरी कर रहे हैं। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाते मुस्लिम वोट बैंक और जातीय लामबंदी पर विपक्ष पर सीधे और तीखे वार करती है। सांस्कृतिक गौरव के संकेतों के साथ बीजेपी 2022 के रण में तंज और रंज दोनों रख रही है। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर
वहीं बनाएंगे, मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़े। पिछले चुनावों में खुद को सेकुलर कहने वाली चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के ही वोट बैंक को बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद काफी हद तक तार-तार कर चुका है। पश्चिमी यूपी में तो सिवाय बीएसपी के कोई भी पार्टी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट नहीं रख सकी थी। 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बम्पर जीत हासिल करते हुए 76 सीटों में से 66 पर कब्जा जमाया था। इस रीजन में बीजेपी का वोट शेयर 44.65% रहा। समाजवादी पार्टी महज 4 सीटें ही जीत पाई, उसका वोट शेयर 15.72% रहा, जबकि 3 सीटें जीतने वाली बीएसपी का वोट शेयर 22.59% रहा। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें जीतकर 7.48% वोट हासिल किए और आरएलडी के खाते में 1 सीट आई और उसका वोट शेयर 5.85% रहा। बीजेपी के चाणक्य शाह पश्चिमी यूपी में घर घर जाकर वोटर से संवाद कर दरअसल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उसी मंत्र को फूंक रहे हैं जिस मंत्र की सिद्धि ने 2014, 17 और 2019 में यूपी को बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में तब्दील कर दिया और सत्ता में बैठी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव फॉर्मूला बुरी तरह ध्वस्त हुआ। जो लोग प्रदेश में केराला के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। तो क्या राष्ट्रवाद, धर्म और विकासवाद के त्रिस्तरीय फॉर्मूले से विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने निकली बीजेपी के लिए धर्म की लाइन पर डटना मजबूरी हो गई है? क्या वास्तव में यूपी की जंग को 80 बनाम 20 के गणित पर बीजेपी खींच कर लाना चाहती है? दरअसल बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के चौतरफा चक्रव्यूह को अभेद बनाता है। 2017 से पहले और बाद का फर्क जिसे बीजेपी हर मंच से बताना, जताना और दिखाना चाहती है। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। योगी और उनकी टीम बखूबी जानती है कि अगर यूपी में किले को बरकरार रखना है और विपक्ष की जातीय लामबंदी को तार-तार करना है तो 4 सूत्रीय वार ही असरदार होगा। यही वजह है कि अखिलेश की नैया पार लगाने उतरे ओपी राजभर भी बीजेपी के 4 सूत्रीय वार पर प्रतिवार करते यूपी की जंग को जाति की लकीर पर ही खींच कर ले आते हैं। ये जब चुनाव आ रहा तो धर्म का चश्मा पहन के बोली निकल रही है। ये कहाँ थे जब 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लूटा गया, तब इनकी जबान नहीं खुली। अगर जबान खुली होती तो योगी काट लेता जबान इनकी। तो पर्दा अभी उठा है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा किरदार अपने अपने संवादों के साथ और ज्यादा असरदार होकर उतरेंगे। विकास का एजेंडा जितना फूलना था फूल चुका है और अब वो यूपी के चुनावी मंच से बाहर है। जो भीतर है, जो सतह पर है, जो यूपी सियासत को सद रहा है वो है धर्म, जाति को काउंटर करता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब अपने आक्रामक चुनावी अभियान के साथ है। बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव विचारधारा की जंग है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र गौरव के खिलाफ बोलने वालों से सीधी टक्कर है। दरअसल 2014 में तैयार किए गए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जिस ट्रैक पर चलकर बीजेपी ने यूपी को अपने दमदार दुर्ग में तब्दील किया, उसी ट्रैक से 2022 के यूपी को तो बीजेपी साध ही रही है, साथ ही 2024 के जंग की भूमिका भी तैयार कर रही है।
जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का समर सिर्फ एक सूबे का सियासी रण भर नहीं है, बल्कि 2024 के महाजंग की लिखी जाने वाली भूमिका का खास पन्ना भी है। 2014 में चली भगवा राष्ट्रवाद की लहर को बरकरार रखते हुए 2024 की महाजंग में सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश मॉडल को खड़ा करने का यत्न भी है। शाह ये बखूबी जानते हैं कि लहर अगर एक बार बनी तो इसकी भंवर में विपक्ष का सारा गणित उड़न छू हो सकता है। लिहाजा शाह के तरकश में तीर कई हैं जो यूपी के चुनाव में भी चल रहे हैं। शाह के वार में बॉर्डर की सुरक्षा का मुद्दा है, आतंकवाद का मसला है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, कट्टरपंथ को जवाब है, तुष्टीकरण पर वार है, साथ में राष्ट्रवाद की धार है। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व है और बीजेपी संकेतों के खेल की सिद्ध खिलाड़ी है। यूपी के रण में बीजेपी के विकास एजेंडे में धार्मिक स्थलों के विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि यहां से संकेत और संदेश दोनों बेहद असरदार तरीके से दूर तक जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम और जाट गठजोड़ को काउंटर करने की है। अखिलेश और जयंत चौधरी इस वोट बैंक से सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। मुगलों के रास्ते अगर जाटों को मनाने की अमित शाह की कोशिश कामयाब हुई तो बीजेपी बेशक इस तिलिस्म को तोड़ सकती है। फर्स्ट फेज में जिन 11 जिलों में चुनाव होने हैं उनमें से 8 जिलों में मुसलमानों की आबादी 20% या फिर उससे ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा शामली में 42% मुसलमान हैं, मुजफ्फरनगर में 41%, मेरठ में 34%, हापुड़ में मुसलमान 31% हैं, बागपत में 28% हैं, गाजियाबाद में मुसलमान 23% हैं, बुलंदशहर में 22% और अलीगढ़ में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। जाहिर है अगर मुसलमानों के वोट में जाटों का 12% वोट मिल जाए तो गठबंधन के लिए ये बड़ा विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है और बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक। लेकिन बीजेपी जाट लैंड में अपनी मौजूदगी के जरिए इस समीकरण के बनने से पहले ही उसे ध्वस्त कर देना चाहती है। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। मित्रों, यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। यूपी के चुनावी रण धर्म और जाति के समीकरण से ही सद रहा है। गणित दोनों तरफ तेजी से चल रहा है, लेकिन असली बात है मुद्दे और मंत्र के सिद्ध होने की। सवाल ये है कि शाह का 2014 में सिद्ध किया मंत्र क्या उतना ही असरदार साबित होगा? टीम न्यूज़ नेशन।